हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो सीरीज़ चल रही थी उसकी पार्ट 8 वीडियो, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में एंड उसके कुछ रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स है और चैलेंजेस क्या क्या है जो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फेस करती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ये एग्रीकल्चर पेपर 2 जो यूपीएससी के या फिर कोई भी सिविल सर्विस आप दे रहे हो, स्टेट पीसीएस, तो उसमें जो एग्रीकल्चर पेपर 2 है उसमें एक कोर्स है प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, और उसमें आप देखेंगे हालांकि उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में मेंशन नहीं है। वहाँ पे लिखा था कि फूड प्रोसेसिंग कंस्ट्रेंट क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है। लेकिन जब मैं कंस्ट्रेंट के बारे में बात करूँगी तो खाली कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे तो सही नहीं लगेगा, इसलिए कंप्लीटली मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किस तरह से है, किस तरह से मैनेज होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसके साथ ही कंस्ट्रेंट भी इसमें इंक्लूडेड होगी। तो सबके लिए ये इकोनॉमिक टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगी और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पेपर 2 भी कवर हो जाएगी। आपकी बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो लास्टली मैं इसका माइंड मैप भी प्रोवाइड कर दूंगी। माइंड मैप से आप चाहोगे तो बहुत ही कन्फाइंडली आपको सब कुछ चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग के बारे में जानने से पहले, इंडस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम पहले जानते हैं फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। तो फूड प्रोसेसिंग देखिए, इसको आप डेफिनेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। मैं इसको समझाती हूँ फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। इट इंक्लूड्स प्रोसेस अंडर व्हिच एनी रॉ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर की कोई भी रॉ प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि आप जैसे मान सकते हो पैडी से हम राइस निकालते हैं, कॉर्न जो निकालते हैं और गन्ने जो निकालते हैं, ये सब रॉ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। या फिर डायरी, डायरी मतलब जो एनिमल्स दूध देते हैं, कैटल हो गया, गोट हो गया, तो इस तरह की बफालो, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री उसमें जाते हैं। मीट, पोल्ट्री, फिशिंग, ये सारी जो चीज़ें हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया, एग्रीकल्चर की रॉ मटेरियल या फिर डायरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सबको ओरिजिनल फॉर्म से ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक प्रोसेस के माध्यम में, जिसमें ये इसका मतलब जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेस है, ओरिजिनल उसका रॉ प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे वो ट्रांसफर होके इस तरह की एक फॉर्म में बनेगा जो जिसका कुछ कमर्शियल वैल्यू होगा और जो कि ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन के लिए फिट होगा। और ये प्रोसेस में ये प्रोसेस कैसे होगा, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं, पावर इन्वॉल्व होती है, मशीन इन्वॉल्व होती है, मनी इन्वॉल्व होती है। ये सारी चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट के साथ रॉ मटेरियल को, जितने सारे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री, फिशिंग, सब कुछ मिला के हम इसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म को ट्रांसफ़र करते हैं एक न्यू फॉर्म में। ठीक है। और जो फॉर्म के कुछ कमर्शियल वैल्यूज़ होती है और ये कंजप्शन के लिए एकदम सूटेबल होती है। मे बी एनिमल कंजप्शन हो सकता है या फिर ह्यूमन कंजप्शन हो सकती है। और फूड प्रोसेसिंग और उसके साथ ये भी एडिशन आप कर सकते हो कि ये एक प्रोसेस है जिसमें वैल्यू एडिशन भी किया जाता है। वैल्यू एडिशन क्या, एक एग्जांपल मान के चलिए, जैसे कि आप टमाटो सॉस बना रहे हो। टमाटो एक रॉ मटेरियल हो गया एग्रीकल्चर की, और उसको हम जब उसको काट के मतलब गरम करते हैं और उसको पकाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव देते हैं, कुछ एडिटिव्स देते हैं, उसके साथ शुगर देते हैं, वो सब करके उसको हाई डिग्री पर पकाते हैं और उसके बाद उसको कोल्ड करके फ्रीज करके, बहुत स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग के। तो ये हो गया उसका वैल्यू एडिशन, जिसके माध्यम से वैल्यू एडिशन में क्या होता है, जो फूड प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है, वो एक ऐसी फॉर्म को कन्वर्ट हो जाती है जिसमें उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। उसको हम टमाटो को हम कितने दिनों तक फ्रीज में अगर रखें तो 1 हफ्ता तक रहेगा, या फिर बाहर रखेंगे तो 1-2 दिन में वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर आप टमाटो सॉस को प्रिजर्व करेंगे तो महीने वो प्रिजर्व होके रहते हैं या फिर सालों प्रिजर्व होके रहते हैं। तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो प्रोसेसिंग, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसको पर्टिकुलरली 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें रॉ मटेरियल को फूड में कन्वर्ट किया जाता है, जब फूड में कन्वर्ट किया जाता है कंजप्शन पर्पस के लिए।
और दूसरा जो है वो है वैल्यू एडिशन, जिसमें उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है और वैल्यू दिया जाता है मैन्युफैक्चर गुड को, ठीक है। और ये जो फूड प्रोसेसिंग होता है ये टिपिकली हार्वेस्टेड क्रॉप से ही होती है। हम अगर प्याड़ी को लगाते हैं, प्याड़ी जब हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम उससे धान कैसे निकालेंगे, राइस कैसे निकालेंगे। अगर कॉर्न वो हार्वेस्ट नहीं होगा तो हम कॉर्न कैसे पाएंगे, कॉर्न के प्लांट से। और एनिमल को बचड़ करने के बाद मतलब अगर आप बीफ निकालते हो एनिमल को मार के और इस तरह की कुछ होती है तो ही इसको यूज़ किया जाता है फूड प्रोसेसिंग में। और फूड प्रोसेसिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी मॉडर्न एज में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के कंसेप्ट काफ़ी सालों से, मतलब हमारे प्री हिस्टोरिक एज से, जब ह्यूमन की स्टार्ट हुई थी तभी से भी ये जो फूड प्रोसेसिंग, अवश्य इंडस्ट्री नहीं था होता तब, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो आपको पता होगा, हिस्ट्री तो आपको ये पता होगा कि तब लोग क्या करते थे, मीट को जो एनिमल को मारते थे उसे लेकर सन में ड्राई करते थे और उसको आग में डालकर खाते थे। तो कई बार उसमें सॉल्ट ऐड करके ड्राई करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, सॉल्ट ड्राई करते थे या फिर फॉर्मेटिंग करते थे, स्लॉटर करते थे। तो ये सब सारी चीज़ें ना प्रोसेसिंग के अंडर आता है। तो कहीं न कहीं ये एक मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं है। मॉडर्न में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमने कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में ऐड किए हैं, कुछ लेटेस्ट प्रैक्टिसेस ऐड किए हैं। लेकिन ये जो कांसेप्ट है ये थोड़ी बहुत पुरानी कांसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा कि इसमें हमारे इंडिया में क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल काफ़ी हद तक अच्छी खासी मिलती है। जैसे कि इंडिया में 52% कल्टिवेबल लैंड है और लार्जेस्ट लाइवस्टॉक पॉपुलेशन कैरी करता है इंडिया। 17% ग्लोबल मिल्स है जो कि एक लार्जेस्ट शेयर करता है, लार्जेस्ट एमंग ऑल द कंट्रीज, ऑल द कंटिनेंट्स। तो ये हो गया कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये सब भी इंडिया में अच्छी खासी मिलती है। तो इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है इंडिया। तो इसके वजह से अच्छी खासी हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाती है। फिर सेकेंड जो है अपॉर्चुनिटी वो है डाइवर्सिटी। इंडिया में वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है बिकॉज वेराइटी ऑफ लैंड, वेराइटी ऑफ क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस, जिसके वजह से वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल होती है which can develop a host of innovative food products from the diverse raw materials। तो डाइवर्स रॉ मटेरियल से हम डाइवर्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड जो है एक्सपांशन पोटेंशियल, वो क्या होता है, इंडिया करेंटली पोजेसेस ओनली 10% ऑफ इट्स फूड मटेरियल। इंडिया करंटली 10% जितना भी फूड मटेरियल इसमें प्रोडक्शन होती है, रॉ मटेरियल अवेलेबल होती है, तो उसमें ओनली 10% फूड मटेरियल इंडिया प्रोसेस करती है। जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो 60% फूड मटेरियल उसकी प्रोसेस होती है और चाइना में 23% प्रोसेस होती है। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो लगता है हमारे पास बहुत कैपेसिटी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्क फोर्स है वो बहुत ही चीप है कंपैरेटिवली यूएस, चाइना, ये सब जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे। तो अपस्किल्ड भी नेसेसरी होता है। अगर हम अपस्किल कर सकते हैं हमारे फार्मर्स को और हमारे वर्कफोर्स को तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी एक हमारे लिए एडवांटेज बन सकती है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे, इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। प्रोसेस्ड फूड में व्हेन फोर्टिफाइड विद विटामिन्स, प्रोसेस्ड फूड को मतलब फूड को हम जो प्रोसेस करके उसमें फोर्टिफिकेशन करते हैं और विटामिन्स ऐड करते हैं, फोर्टिफिकेशन करके मिनरल भी ऐड करते हैं, इसका न्यूट्रिशनल गैप रिड्यूस हो जाती है, जो कि पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का काम करता है। तो फिफ्थ, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिफ्थ में लार्ज कंजप्शन इकोनॉमी with rising incomes and standard of living, demand for items immediately available to eat or cook and say processed food। तो हम देखेंगे कि आजकल के ज़माने में लोगों की इनकम बढ़ रही है क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। तो इसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है कुक करने के लिए और बैठ के खाने के लिए। तो इसी वजह से वो इमीडिएटली जो खाना बन सकता है, इमीडिएटली कुक हो सकता है प्रोसेस्ड फूड, उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जिसके वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। फिर हाई वैल्यू एडिशन। हाई वैल्यू एडिशन मतलब 10% प्रोसेस्ड फूड इंडिया में, जो कि 1/3 ऑफ द टोटल फूड मार्केट बाय वैल्यू एनहांस फार्मर्स इन वैल्यू। तो हमारे जो इंडिया है, जो 10% प्रोसेस्ड फूड जो है उसमें इस
1/3 ऑफ द टोटल फूड मार्केट, जो फूड मार्केट की जितने सारे फूड मार्केट हमारा है उसमें 10% ओनली, जो 10% प्रोसेस्ड फूड है वो ओनली 1/3% ही हमारा टोटल मार्केट की वो कंज्यूम करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? मतलब अगर हमारे फूड मार्केट को हम टोटल देखें उसमें 1/3% ओनली प्रोसेस्ड फूड हम देखते हैं, 1/3% कवर किया है। तो अगर हम इसको बढ़ा सकते हैं तो ये फार्मर की इनकम को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो अगर और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात किया जाए तो हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो उसका एक फेवरेबल जोग्राफिकल फैक्टर्स जो कि फेवरेबल होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एनहांस करने के लिए, जैसे कि हमारे पास है डाइवर्स सॉइल टाइप, फेवरेबल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस, अम्पुल फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, फिर भास्ट कोस्टल लाइन है जहाँ पे हम मछलियाँ वगैरह पकड़ सकते हैं, सी फूड पकड़ सकते हैं और उसको लेकर हम बना सकते हैं, कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसके ऊपर लेकर बना सकते हैं। जहाँ पे अगर और ये सब सारी चीज़ें जो है डाइवर्स सॉइल टाइप, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, फ्रेश वाटर, ये सब कहीं ना कहीं हमें डाइवर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में मदद करते हैं और जिससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एनहांस होता है। फिर गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करता है थ्रू वेरियस स्टेप्स, वेरियस स्कीम्स, जैसे कि एक स्कीम मान के चलिए 100% एफडीआई आता है, ऑटोमेटिक रूट, मतलब आप डायरेक्ट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। फिर पीएम कृषि संपदा योजना में कुछ इंसेंटिव वगैरह रखा गया है। फिर मेगा फूड पार्क्स बनाया गया है स्कीम, और पीएलआई इन एफपीआई सेक्टर। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके रखा हुआ है ताकि हमारे कुछ अपॉर्चुनिटी बन पाए, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ पाए। और इसके द्वारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा हमारे जो वेस्टेज होता है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो गए हैं ऑल स्टेजेस में, बाय द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, अच्छे खासे एग्रो फूड प्रोड्यूस बनाने के लिए प्रोसेसिंग वगैरह बन चुके हैं, जिसके वजह से ना वेस्टेज कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो गए हैं। फिर ये इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी एनकरेज करता है कि हम और किस तरह से फूड को प्रोसेस कर सकते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव्ड पैकेजिंग कर सकते हैं, ये भी एक अपॉर्चुनिटी के अंदर आता है। फिर ये इसके द्वारा एक्सपोर्ट भी कहीं ना कहीं प्रमोट होता है। ठीक है, और जो माइक्रो एंड स्मॉल मिनिम जो फार्मर्स होते हैं और एमएसएमई जो होते हैं कैटेगरी, उनका भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो स्टार्टअप वगैरह करने के लिए इनकरेज किया जाता है। और फूड प्रोसेसिंग इंडिया में फूड प्रोसेसिंग चेन में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, और स्किल टेक्नोलॉजी उनको भी अच्छा खासा दिया जाता है, और ये स्किल टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करने के लिए भी कहीं ना कहीं उनका रोल काफ़ी हद तक आगे है। और एक अपॉर्चुनिटी ये है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हम हेल्दी फूड हैबिट को भी एनकरेज कर सकते हैं बाय लीडिंग ए शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम लूज टू ब्रांडेड पैकेजिंग। हम जो लूज पैकेज करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं मिलावट किया जाता है और कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह की प्रिजर्वेटिव्स दिया जाता है, लेकिन जो पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग में एकदम आप देख के चलिए, अगर हम अरहर दाल वगैरह खरीदते हैं तो अगर आप लूज में लोगे तो आपकी वो क्वालिटी नज़र नहीं आएगी जो आपको पैकेजिंग में नज़र आता है। बहुत ही रिफाइन तरीके से, अच्छी खासी तरीके से वो वहाँ पे पैकेजिंग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक हेल्थी हैबिट को एनकरेज करता है। तो ये सारे जितने हो गए हमारे अपॉर्चुनिटी थ्रू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब हम देखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज ऑफ इनमरस सिग्निफिकेंस। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर में ये बहुत ही उसका सिग्निफिकेंस रोल है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। इतने सारे इंडस्ट्री में हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था रखेंगे और यहाँ पे प्रोसेसिंग की व्यवस्था होगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉय तो ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी। तो ये डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है और इनकरेज करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ब्रिज के हिसाब से काम करता है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फिर सेकेंड जो सिग्निफिकेंस है, ये फार्मर इनकम को डबलिंग करता है। कैसे कि विद द राइज इन डिमांड फॉर एग्री प्रोडक्ट्स देयर विल बी कंज्यूमरेट
rise in the price paid to the farmer, thereby increasing the income। कि अगर एग्री प्रोडक्ट को हम प्रोसेसिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसकी डिमांड पड़ता है। जैसे कि आप लोग देखिए आलू चिप्स वगैरह जो मार्केट में आता है, आलू चिप्स की अगर डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली आलू की डिमांड बढ़ेगी। तो क्या होगा, फार्मर को आलू उगाने के लिए डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, तो उसकी इनकम कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और उसके बाद और इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि ये माल न्यूट्रिशन को भी रिड्यूस करता है। ये प्रोसेस फूड में हम जब फोर्टिफाइड करते हैं विथ विटामिन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, ये न्यूट्रिशनल गैप को रिड्यूस करता है जो कि पॉपुलेशन में आजकल दिखाई दे रहा है। फिर ये फूड वेस्टेज को भी कहीं ना कहीं घटा रहा है। यूएन एस्टिमेट कर रहा था 40% प्रोडक्शन, जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसका 40% वेस्टेज में जाता है। उसी तरह से नीति आयोग जो है उन्होंने एक एनुअल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैलकुलेट किया था, उसमें दिखाया है जो लॉसेस होता है इंडिया में वो क्लोज टू 90,000 करोड़। मान सकते हैं हम कितने कितने रुपए इंपोर्टेड करते हैं बाहर से हमारे इंडिया में स्कीम्स चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे जो खाना वेस्टेज हो रहा है वो लगभग 90,000 करोड़ है। विथ ग्रेटर ट्रस्ट एंड प्रॉपर सॉर्टिंग एंड एग्रीगेडिंग क्लोज टू द farm gate and diverting extra produce to API, this wastage could also be reduced। अगर हम जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रॉपरली सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, फार्म गेट तक अच्छी खासी तरह से पहुंचाते हैं और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस को जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर फील्ड में उसको भी डाइवर्ट करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाता है और एक बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर को भी एक अच्छी खासी प्राइस मिल जाती है, इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है। बूस्ट ये कहीं ना कहीं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये फॉरेन ट्रेड को भी एंड फॉरेन एक्सचेंज जो मनी है ये भी अर्न करने में हेल्प करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि हम देखते हैं, एग्जांपल मान के चलते हैं इंडियन बासमती राइस, ये उसका एक ग्रेट डिमांड है, बहुत अच्छी खासी डिमांड है हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, जिसके साथ हम फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करते हैं। और कुछ सिग्निफिकेंस है जैसे कि ये माइग्रेशन को भी कर्व करता है। कैसे, अगर आपकी लोकेलिटी में एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुल जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट हो जाती है। तो जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, शहर की तरफ जाते हैं, वो नहीं जाके वहाँ पे जाकर अपने लोकल एरिया में काम ढूंढते हैं, तो जिसके वजह से माइग्रेशन को भी ये कहीं ना कहीं रोकता है। और फूड इन्फ्लेशन को भी ये कर्व करता है। कैसे, प्रोसेसिंग इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द फूड, ये फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, जिसके वजह से कीपिंग सप्लाईज इन ट्यून विद डिमांड, कि अगर डिमांड के टाइम पे हमें अगर सप्लाई नहीं मिलती, अगर डिमांड के टाइम पे हमें आलू ठीक से नहीं मिलती, टमाटो ठीक से नहीं मिलती, तो कभी कभी इसका रेट बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाता है। लेकिन हम अगर प्रोसेसिंग करके उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रख के या फिर रेफ्रिजरेशन में रख के, तो सेल्फ लाइफ अगर बढ़ा देते हैं तो डिमांड के टाइम पे हमें बाहर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देता है। जैसे कि फ्रोजन सफल पीज, आजकल आपको पता है पीज वगैरह फ्रोजन मिलती है, कर्न वगैरह फ्रोजन मिलती है, ये अगर हम उसको स्टोरेज करके रखते हैं तो ये थ्रू आउट ईयर अवेलेबल होती है। तो लास्ट मोमेंट में हमें इसका मतलब इसका जो प्राइस होता है थ्रू आउट ईयर कंट्रोल के लेता है। फिर उसके बाद जो आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। फूड प्रोसेसिंग अगर होता है तो हम डिफरेंट तरह की क्रॉप को कल्टीवेशन करने की एक एनकरेजमेंट आती है हमें, डिफरेंट तरह की क्रॉप को ग्रो करने में। फिर प्रिजर्व द न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ फूड एंड प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ, इसके द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिटिव क्वालिटी भी बहुत देर तक प्रिजर्व होकर हम रख सकते हैं और सेल्फ लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं। फिर ये टेस्ट फूड की क्वालिटी और टेस्ट को भी एनहांस करता है बाय ब्रिंगिंग मोर चॉइसेस इन फूड बास्केट। बहुत सारे मतलब हमें फूड प्रोसेसिंग करके डिफरेंट तरह की फूड अगर हम लेते हैं तो हमारे फूड बास्केट में डिफरेंट तरह के खाना आ जाता है, तो हमारे टेस्ट को भी कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस एनहांस करता है। ये कंज्यूमर चॉइस को भी एनहांस करते हैं। आपको पता है फूड प्रोसेसिंग अलाउज फूड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि आजकल के ज़माने में
पहले तो एक्जोटिक फ्रूट, एक्जोटिक वेजिटेबल्स के बारे में किसी को पता ही नहीं था। आपको देखिए जो इतने सारे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब एवोकाडोज़, ड्रैगन फ्रूट्स, ये सब कहीं न कहीं ये सारे एक्जोटिक फ्रूट्स होते हैं। उस तरह से जैसे कि जुनसिनी और चाइनीज़ कैबेज, ये सब एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं। ये कहीं न कहीं हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती थी पिछले ज़माने में, लेकिन आजकल सब कुछ अवेलेबल होते हैं और काफ़ी दिनों तक ये रहते हैं। कैसे होता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से इसका शेल्फ लाइफ बढ़ा के, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा के इसको हम एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर पाते हैं, जिसके वजह से ये कंज्यूमर चॉइसेस में भी एनहांसमेंट लाती है। ठीक है? ये होता है सिग्निफिकेंस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का। अब दोस्तों हम थोड़ा देखेंगे इंडिया की फूड प्रोसेसिंग का स्टेटस क्या है। ठीक है? इंडिया को बोला जाता है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। चाइना जो है नंबर 1 पे है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है जहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल्स उगा जाते हैं। लेकिन फिर भी जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं उससे ओनली 2% जो होता है उसको हम प्रोसेस्ड कर पाते हैं। इतनी भास्ट प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हम हमारे जो प्रोसेसिंग में हम लेस देन 10% है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली हम जितना भी फ्रूट वेजिटेबल्स उगाते हैं उसका 2%, मेराइन जितना फ्रेश वाटर मेराइन सॉरी फ्रेश मेराइन में जितने सारे फिश हो गए, क्रैब हो गए, जो भी मेराइन कल्चर से निकलता है उससे 8% हम प्रोसेस कर पाते हैं। मिल्क का ओनली 35%, पोल्ट्री का ओनली 6%, ये सब हम प्रोसेस कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हमारे पास एडिक्वेट प्रोसेसेबल वेराइटीज़ नहीं है, ठीक है? और एडिक्वेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी ठीक से नहीं है। तो लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ नॉलेज भी है, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड स्टाफ भी है। तो ये सारे फैक्टर हम आगे जाकर देखेंगे। उसके बाद हमारे लाइवस्टॉक पॉपुलेशन में भी इंडिया बहुत ही लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, जिसमें 50% आप देखेंगे बफालो की, वर्ल्ड की बफालोज़ का 50% कैरी करता है इंडिया और 20% कैटल कैरी करता है। लेकिन फिर भी ओनली 1% हमारा मीट प्रोडक्शन में जाता है, जो कि कन्वर्टेड होता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में। मतलब जितने सारे मीट प्रोडक्शन हम करते हैं बफालोज़ की, कैटल की, जो भी, उसमें ओनली 1% हम उनका मीट का प्रोसेस्ड कर पाते हैं। ठीक है? और तो ये मोर देन 75% ऑफ द इंडस्ट्री इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है? फिर हमारे इंडिया में जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जिसमें राइस आती है, शुगर आती है, एडिबल ऑयल्स आते हैं, जितने तरह के हम ऑयल खाते हैं, जितने तरह की फ्लोर खाते हैं, व्हीट फ्लोर हो गया, होल व्हीट फ्लोर हो गया, या फिर रागी फ्लोर, मिलेट की फ्लोर्स हो गई, या फिर पल्सेस की फ्लोर हो गई, जितने सारे फ्लोर्स आते हैं वो भी प्राइमरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जाती है, जिनका लोअर वैल्यू एडिशन होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग किसको कहा जाता है? जो कि फ्रूट वेजिटेबल्स में होती है, डायरी, बेकरी, चॉकलेट्स, अदर आइटम्स जो भी हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जो भी हम खाते हैं, चिप्स वगैरह हो गए, जितने सारे मैगीज़ वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गया सेकेंडरी प्रोसेसिंग। तो इसी वजह से हमें ये कहा जाता है कि अगर हम वैल्यू चेन में प्रोसेस्ड फूड को लाते हैं तो फार्मर की इनकम डेफिनेटली बूस्ट होगा। और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को भी अगर हम जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनको अगर हम हायर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सीरियल क्रॉप्स, तो डेफिनेटली फार्मर की इनकम बहुत ही हाई होने वाला है। ठीक है? और कुछ स्टार्टर्स देखेंगे इंडिया के फूड प्रोसेसिंग को लेकर, कि जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया रैंक फर्स्ट है, और एक प्रोडक्शन, टोटल फिश प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, इसमें भी इंडिया काफ़ी हद तक ग्रो किया है। और इंडिया की जो ग्रोसरी रिटेल कम इंडस्ट्री है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीव किया है, कि वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट ग्रोसरी रिटेल मार्केट है इंडिया का, विथ ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर 50%। ठीक है? आपको पता है कि ग्रोसरी सेक्टर में हम डिफरेंट जो अमेज़न सॉरी रिलायंस की रिटेल कंपनियां बहुत सारे खुल चुके हैं, और डिफरेंट अदर कंपनियां भी एंटर कर रही हैं एफडीआई के थ्रू। तो ये सारे सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रहे हैं। इंडिया भी सेकेंड लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड है शुगर में। इन द सीजन 2021-22 में लगभग
110 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, एंड जिसका अप्रोक्सीमेटली अर्निंग रेट है 40,000 करोड़ इन फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रपोर्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैज़ नोटिसेबली राइजन कि 2014-15 में 13.17% हम प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट कर पाए थे, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो हुआ था, लेकिन 2022-23 में वो बढ़ के 25.6% हो गया है। ठीक है, नॉन बासमती राइस की जो बात करें तो ये इंडिया का टॉप एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट आइटम है अभी तक, नॉन बासमती जो राइस है। द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्टैंड आउट एज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू एम्प्लॉयमेंट विद इन द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि जो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल निभाया अभी तक, जो कि 12.22% टोटल जितना रजिस्टर्ड हुआ है एम्प्लॉयमेंट और ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसका 12.22% वो प्रोसेसिंग सेक्टर वाला प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक बात करें कि शॉर्ट फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। फूड प्रोडक्शन की अगर बात करें कि इंडिया हैज़ लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, जिसमें 512 मिलियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंक्लूडेड है। बहुत कैटल के बारे में, कैटल पीक जो गोड वगैरह वो सब होते हैं उनके बात हो रहा है यहाँ पे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क कि 17% ग्लोबल शेयर ऑफ मिल्क इंडिया से मिलती है। फिर वन ऑफ द टॉप 5 प्रोड्यूसर कि जितने सारे वर्ल्ड में प्रोड्यूसर है उसमें टॉप 5 लिस्ट में इंडिया भी आता है इन राइस, व्हीट, ग्राइंडनट, टी, कॉफ़ी, टैबाको, स्पाइसेस, शुगर एंड ऑयल सीड प्रोडक्शन में। ठीक है, और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर हम देख सकते हैं फिशरीज में, फ्रूट वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, इंडिया का रैंक ये है। फिर टू 282.5 मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स जो कि एस्टिमेट किया गया है 2015 और 16 में इतना ही मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन हो चुका है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया में 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इंडिया में है, प्रेजेंट है। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब यहाँ पे सॉइल टाइप, डिफरेंट सॉइल टाइप, रेनफॉल, टेम्परेचर पैटर्न एंड वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होते हैं, हमारे जो टाइप ऑफ वेजिटेशन होते हैं। इसको देखकर हमारे जो क्लाइमेटिक रीजन है वो 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इंडिया के अंदर इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हैं कितना भास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, कितना भास्ट टेरिटोरी, भास्ट एरिया। तो और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड में 26 मेजर क्लाइमेट दिखी जाती है, उसमें 15 मेजर क्लाइमेट इंडिया में ही अकेले दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट के वजह से हमारे प्रोडक्शन भी को भी कहीं ना कहीं ये फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। ये जो मेजर क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब कि आइडियल सनशाइन आवर्स, एक क्रॉप के लिए कितना आइडियल सनशाइन आवर्स चाहिए, कितना डे लेंथ चाहिए एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए, और अराउंड द ईयर कल्टीवेशन जो सीजन में हो रहा है उसको देखकर हमें जो क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। तो इसमें 15 मेजर क्लाइमेट्स आ जाते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में किस तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को सेगमेंट किया गया है, किस तरह की सेगमेंट है, तो ये आपको जानने मतलब एक इंसान को, एक स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में अवेलेबल है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे कि सीरियल पॉल्स मिलिंग, जिसमें सीरियल पॉल्सेस फ्लोरिंग होती है, पॉल्सेस सॉर्टिंग होती है, ग्रेडेशन होती है, तो इस तरह की मिलिंग होती है। फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एक इंडस्ट्री होती है। मिल्क प्रोडक्ट का एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। बिवरेजेस जो भी हम कॉफ़ी, टी, कोकोआ ये सब पीते हैं उसके लिए भी एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं। फिश, पोल्ट्री, एग प्रोडक्ट्स के लिए भी, मीट ये सब प्रोडक्ट के लिए भी डिफरेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। मीट प्रोडक्ट्स के लिए भी होती है। एरेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम जो पीते हैं उसके लिए होता है। बियर, अल्कोहलिक बिवरेजेस उसके लिए भी एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। फिर हम जो ब्रेड, बिस्किट, अदर बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं उसके लिए एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। एडिबल ऑयल, फैट्स इसके लिए एक होती है। कॉन्फेक्शनरीज
इसके लिए भी एक होती है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स, माल्ट प्रोटीन, जो विनिंग, एक्सट्रूड फूड प्रोडक्ट्स, ये सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अभी इंडिया में प्रेजेंट है। देखिए, और एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ी होती है जिसको बोला जाता है अपस्ट्रीम स्टेज और डाउनस्ट्रीम स्टेज। ये दोनों स्टेज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्यों जुड़े होते हैं? देखिए, दो तरह की होते हैं इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री ओनली रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती है, जैसे कि अब फार्मर से हम वेजिटेबल्स लाकर लाते हैं इंडस्ट्री को, और यहाँ पे फार्मर से जो प्रोडक्ट लाते हैं, जैसे कि अब फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो हो गया रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लाकर उसको प्रोसेस करते हैं। उसको कहा जाता है अपस्ट्रीम, जो ओनली रॉ मटेरियल के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि हम फार्मर से जाकर या फिर जो भी मछलियाँ पकड़ते हैं या फिर मीट प्रोडक्शन करते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे जाकर रॉ मटेरियल लेके आते हैं और यहाँ पे उसको प्रोसेस करके उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। तो ये हो गया अपस्ट्रीम स्टेज, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ जाकर फार्मर को कॉन्टैक्ट करके हमें रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करनी होती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि रॉ मटेरियल तक एक्सेसिबिलिटी किस तरह की हो। ठीक है, अच्छी खासी एक्सेसिबिलिटी, मैंने उसके पास पहुंचने के लिए किस तरह की सुविधाएं हो, वो एक रिक्वायरमेंट होती है। फिर किस तरह से हम कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं, जैसे कंट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, ऐसे भी बहुत सारे डिफरेंट तरह की टेक्निक होती है जिसमें हम फार्मर से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर फार्मर के साथ गुड लिंकेज एक क्रिएट करनी होती है। अगर आप फार्मर को ठीक तरह से बिहेव नहीं करोगे, उसको ठीक टाइम से पेमेंट नहीं दोगे, लिंकेज ठीक तरह से क्रिएट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली फार्मर आपको नहीं देगा, आप तो वो और किसी को पकड़ लेगा। ठीक है, तो फिर स्टोरेज फैसिलिटी भी आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए, जैसे कि ग्रेन वगैरह, मीट, फिश, ये सब डेलिकेट चीज़ें होती हैं। फिर क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, जो भी फार्मर से आप ला रहे हैं उसकी कितने क्वालिटी है, ग्रेन कितने सुपेरियर क्वालिटी है जो कस्टमर तक पहुंचेगी, कस्टमर कितने उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो सब सारे टेस्टिंग भी इसके दौरान होती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी इसका रिक्वायरमेंट होती है, और वर्कफोर्स, डेफिनेटली वर्कफोर्स एक बहुत ही अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद डाउनस्ट्रीम स्टेज, फिर सेकंड आता है डाउनस्ट्रीम स्टेज। डाउनस्ट्रीम स्टेज जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का होता है, उसमें बाकी जितने सारे हम कलेक्ट कर लिए फार्मर से रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टोर हो गया, जो यहाँ पे आती है और एक इंडस्ट्री को, वहाँ पे जितने काम होते हैं प्रोसेसिंग से लेकर कस्टमर तक पहुँचाने की जो काम होती है, ये काम होती है डाउनस्ट्रीम स्टेज की। ये प्रोडक्ट को फिनिश्ड बनाते हैं, मतलब उसका जो मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, और इसमें एक्चुअल सेल माने प्रोडक्ट का सेल भी इसमें इंक्लूड होता है। और वो किस तरह की कैटेगरी को लोगों को सेल करता है, जैसे कि बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, ये सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस हैज़ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स, ये कस्टमर के साथ भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ठीक है, और इसका जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से है कि लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स, हम डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करते हैं, लेटेस्ट प्रोसेसिंग मशीनरीज को भी इसमें यूज होता है। क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी होती है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स फॉर फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि रिलायंस रिटेल स्टोर्स आप देखेंगे कि वो कैसे किस तरह से प्रोसेसिंग फूड को कस्टमर तक पहुंचाता है। फिर वर्कफोर्स तो डेफिनेटली ये भी चाहिए होता है। ठीक है, अब दोस्तों अब हमारे सबसे डिमांडिंग जो कंसेप्ट है, जो वो की है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कंस्ट्रेंट। ठीक है, जो कंस्ट्रेंट है, कौन सी कंस्ट्रेंट मान सकते हैं या फिर चैलेंजेस मान सकते हैं, कौन सी ऐसी चैलेंजेस हैं, कौन सी ऐसी हर्डल्स है जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है या फिर हम इंडिया में ज़्यादा अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है फार्म लेवल में क्या प्रॉब्लम होता है, देखेंगे हम डिफरेंट लेवल में किस तरह की कंस्ट्रेंट है इसको देखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम पे एक्चुअली हमारे जो सिलेबस था, सिलेबस में कंस्ट्रेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था, फूड प्रोसेसिंग, लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ा दिया ताकि आपको अगर और कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होगी तो इसमें आप निकाल सकते हो। मैं चाहूँगी तो कंस्ट्रेंट में और एक अलग वीडियो पोस्ट कर दूँगी जिसमें ओनली कंस्ट्रेंट के बारे में मेंशन होगा, लेकिन आपको अगर फुल वीडियो चाहिए होगा तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हो। तो फार्म लेवल जो प्रॉब्लम्स है क्या है, पुअर यील्ड ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर लो रिटर्न्स। अगर फार्म प्रोडक्ट्स में पुअर यील्ड हो रहा है
कुछ रीजन के वजह से, या फिर हो सकता है आपने ठीक से फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं डाला हो सकता है वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, या फिर फार्मर की नेग्लिजेंस के वजह से अगर पुअर यील्ड होता है तो भी प्रोसेसिंग लो इनकम होता है, लो आउटपुट होता है, ठीक है, लो रिटर्न भी होता है। लैक ऑफ मैटेरियल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, कुछ मैटेरियल रिसोर्सेज अगर लैक हो रहा है, अगर जो भी कंट्रैक्ट कर रहे हैं अगर उन्होंने ठीक से कुछ मशीनरी प्रोवाइड नहीं किया, जो भी इनपुट्स चाहिए वो ठीक से प्रोवाइड नहीं किया, तो भी एक प्रॉब्लम होती है। प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग, बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग हैं जो कि आज भी प्रिमिटिव मेथड मतलब जो एंशिएंट मेथड को यूज़ करते आ रहे हैं उसी मेथड पे फार्मिंग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रिसिशन एग्रीकल्चर हो गया और इस तरह की जिसमें आईटी टूल वगैरह लगती है, तो उसमें भी यील्ड कहीं ना कहीं लो होती है। नो कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट एंड लैक ऑफ फाइनेंस टू मैनेज। बहुत सारे हमारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो कि मार्जिनल स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास फाइनेंस अच्छी खासी नहीं होती है कि क्वालिटी को हम मेंटेन कर पाए, ठीक है। इनपुट जो दे रहे हैं सीड वगैरह, क्वालिटी सीड वो परचेस नहीं कर पाते, क्वालिटी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, क्वालिटी न्यूट्रिएंट वो परचेस नहीं कर पाते, जिसके वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लो होता है। फिर वैगरेज ऑफ वेदर, कभी कभी क्लाइमेट भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कभी फ्लडिंग हो गया, कभी ड्रट हो गया, कभी लैंडस्केप हो गया, तो ये भी कंडीशन क्रिएट होती है। फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कभी कभी फार्मर जो है होता है इतना रूरल एरिया में जाकर कल्टीवेशन करता है कि वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी खासी पहुँच नहीं पाती, ठीक है। मुझे याद है मेरे जो गांव है ना, उस गांव में इस सड़क आज तक भी 2024 में भी उसमें सड़क इतना अच्छा खासा डेवलप नहीं हुआ है, ताकि तो क्या होता है वहाँ पे बड़े बड़े गाड़ी जो है वो अंदर जा नहीं सकती, जिसके वजह से ना फार्मर्स को अपने टू व्हीलर में लेकर अपने प्रोड्यूस मार्केट तक जाना पड़ता है, बड़े गाड़ी अंदर नहीं आ पाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी एट फार्म में भी कई बार दिखा जाता है कि स्टोरेज फैसिलिटी जो होती है प्रॉपर नहीं होती है, कोल्ड स्टोरेज नहीं होती है, या फिर अगर होती है वो अच्छी खासी मेंटेनेंस नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, इलेक्ट्रिक बिल्स ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे एरिया चाहिए होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर अनअफोर्डेबल मॉडर्नाइजेशन, जो भी मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न मशीनरीज चाहिए होती है प्रोडक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, वो भी कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबल कंडीशन में है, इतना अफोर्डेबल नहीं किया जा सकता। फिर हाई एडवर्टाइजिंग कस्ट, अगर आप एडवर्टाइज भी करोगे वो उसका भी बहुत सारे कस्ट होता है, मतलब अगर कोई फार्मर चाहेगा कि मेरे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है और मैं इसे एडवर्टाइजिंग करूं कि कोई लेकर इसको प्रोसेसिंग के लिए जाए, तो वो भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। इम्प्रॉपर ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग होते जो भी प्रोड्यूस होती है उसमें क्वालिटी अच्छा खासा नहीं होने के वजह से ना क्या होता है, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। तो दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के आधार पर होती है। पहला हो गया फार्म लेवल पर किस तरह की प्रॉब्लम हुआ है। सेकेंड हम देख डिस्ट्रीब्यूटर में क्या प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एंड हाई कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन मतलब मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जिससे होता है वो कहीं ना कहीं एक हाई कॉस्ट कैटेगरी में आती है, जिसके वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉब्लम होती है। फिर इनएडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज भी कहीं कहीं अब देखेंगे बहुत सारे एरिया में, फार्मर के आसपास के एरिया में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ ज़्यादातर नहीं होती है, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। इरेगुलर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस, इसका भी प्रॉब्लम होती है। और लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट का इतना खास अच्छा खासा सपोर्ट नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है, पहला पॉइंट हम देखेंगे फाइनेंसिंग। बहुत सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है जो भी आज भी मतलब बैक में चल रही है, उसे क्या बोलते हैं, बैंक्रप्सी में चल रहे हैं, फाइनेंसिंग अच्छी खासी नहीं होती है। हायर इंपोर्ट ड्यूटीज़ उन पे पड़ जाती है जो भी वो इंपोर्ट करते हैं। फिर हायर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग, जो कॉस्ट रॉ मटेरियल वो
परचेस करते हैं, कहीं न कभी-कभी उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह सीज़नल फ्रूट्स हो गया और एक्सोटिक फ्रूट हो गया जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इम्पोर्ट किया जाता है, उसका कॉस्ट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है और पैकेजिंग में भी बहुत कॉस्ट आ जाता है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट होता है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ ये कहीं न कहीं हर एक जगह पर रहती है। इनफ्रीक्वेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, मतलब कोल्ड स्टोरेज में जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं वो भी अवेलेबिलिटी ठीक से नहीं होती। स्टैगरिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट सप्लाई सपोर्ट, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में जो होती है कई बार क्या होता है, अब देख लो अगर कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कोई फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वर्क कर रहा है, वो उसको एक्जोटिक फ्रूट लाकर वहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो नेटिव लोग हैं वो थोड़ा ये सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते या फिर जानते नहीं, अडॉप्शन नहीं किया अभी तक, तो कैसा होगा? तो डेफिनेटली मार्केट सपोर्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फार्मर्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कभी-कभी हो जाती है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर लास्ट जो आती है वो है कंज्यूमर डिसकंटेंट। कंज्यूमर के पास किस तरह की कंस्ट्रेंट क्रिएट होती है कंज्यूमर की वजह से? कंज्यूमर कभी-कभी क्या होते हैं, डज़ नॉट गेट वैल्यू फॉर मनी, मतलब वो जितने पैसे खर्च करते हैं उसके हिसाब से उनको चीज़ें अच्छी खासी क्वालिटी चीज़ें नहीं मिलती। प्राइस वेरिएशन इज़ ए डे टू डे अफेयर। हर एक बार आप देखेंगे आजकल तो जो क्या हो रहा है, ये जो वेजिटेबल भी आप देखेंगे, आज अगर 40 रुपीज़ हो गया पटाटो, तो कल ही वो 60 रुपीज़ हो गया होगा। तो डे टू डे ना क्या होता है, हर एक डे टू डे प्राइस चेंज होती है जो भी के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कंटिन्यू डिपेंडेंस ऑन सीजनल प्रोडक्ट्स, सीजनल प्रोडक्ट के ऊपर हमें कंटिन्यूअली डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है। लैक ऑफ वेराइटी ऑफ सेमी प्रोसेस्ड और प्रिपेयर्ड कन्वीनियंस फूड एट अफोर्डेबल प्राइस, जो भी सेमी प्रोसेस्ड फूड है या फिर कन्वीनियंस फूड है उसको अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिलता, जो भी मिलता है उसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो लोग क्या करते हैं, कम प्राइस वाला चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस भी ज़्यादा नहीं होती कि ये चीज़ें खाओ अच्छी है, वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ये भी अवेयरनेस नहीं रहती कंज्यूमर के पास। और कन्वेंशनल फूड हैबिट्स, आज तक भी हम वही हमारे जो राइस गेहूँ ये जो स्टापल फूड में हम फंसे हुए हैं कन्वेंशनल फूड हैबिट में, जिसके वजह से हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को आगे तक बढ़ाने में मदद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। अगर हम कुल मिलाकर ये बात सोचें कि हमारी जो प्रोसेस्ड फूड है वो क्यों स्लो ग्रोथ हो रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस क्या होती है, उसका कुछ रीजंस हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसका लो इनकम लेवल्स में जीते हैं और जिसके वजह से वो प्रोसेस्ड फूड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है, जो जो हाई पैकेजिंग होता है प्रोसेस्ड फूड का, वो कहीं ना कहीं उसका हाई कस्ट है, जिसके वजह से मेक्स देम आउट रीच ऑफ द कॉमन मैन, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैकेजिंग की वजह से। थर्ड पॉइंट ये है, इंडियन ट्रेडिशनली प्रिफर करते हैं फ्रेश फ्रूट को, जो खेती से उगा कर लाते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से होते हैं, उनको वो प्रिफर करते हैं इंडियन लोग, जिसके वजह से रादर देन प्रिजर्व्ड फूड को वो ज़्यादा अच्छा खासा ध्यान नहीं देते। ये कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी भी कहा जाता है, क्योंकि आजकल तो प्रिजर्व्ड फूड में बहुत सारी चीज़ें मिला लेते हैं, जैसे कि आप सोच कर चलिए, कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हार्मफुल होते हैं। ये भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है और ये सच भी है, जिसके वजह से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं मिल रहा है। फिर नेशनल कैरेक्टर, मतलब देयर इज ऑल्सो नो नेशनल कैरेक्टर फॉर फूड हैबिट्स एंड दस कीपिंग चेंजिंग फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब हमारे इंडिया में एक ही तरह की खाना कहीं पे नहीं खाया जाता, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह की खाना प्रचलित है, तो जिसके वजह से भी इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और एक चीज़ ये होता है कि सम जगह पे इडली डोसा, जैसे कि कुछ जगह पे साउथ में आप इडली डोसा ज़्यादा फेमस है। पंजाब में फूड में छोले आलू मटर ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है। चाइनीज़ फूड्स और वेस्टर्न फूड्स लाइक बर्गर पिज़्ज़ा, ये धीरे धीरे पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छा खासा अभी तक नहीं मिला फेमस। फिर ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें आज तक भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे रोड रेलवेज ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत कम
पुअर है कम्युनिकेशन, जिसके वजह से भी एक हर्डल क्रिएट होती है। फिर कोल्ड चेन, रिलायबल कोल्ड चेन नहीं होता है, और टेम्परेचर सेंसिटिव फूड जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, आइसक्रीम वगैरह, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। फिर जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो जो मॉडर्नाइजेशन टेक्निक होता है, मॉडर्नाइजेशन मशीनरी होती है, उसको कहीं ना कहीं अफोर्डेबल नहीं कर पाते। और जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो हमारे जो मार्केट साइज है वो इतना बिग नहीं है, और लोग इतना बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी करना नहीं चाहते हैं। वो भी एक रीजन बन सकता है। और सुपरमार्केट्स अभी तक भी पॉपुलर नहीं हुआ है गेन, और जैसे कि रिलायंस रिटेल आप समझ लो, एक ही कंपनी है जो कि हर तरफ फैले हुआ है, और जो छोटे छोटे कंपनियां वगैरह है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो सुपरमार्केट की कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, एक दो खा को छोड़ के। तो ये कुल मिलाकर आप अगर छोटे से मार्क, एक दो मार्क के पूछा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे चैलेंजेस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। देखिए, कंस्ट्रेंट है कि फूड प्रोसेसिंग ग्रो होने में क्या हर्डल्स बन रहे हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। लेकिन चैलेंज ऐसा क्या है कि हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं, और उसको ग्रोथ होने में बीच बीच में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, मतलब क्या क्या आगे आगे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसके वजह से हमें उसको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। ये है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस क्या होती है, पहली चैलेंज हम ये देखेंगे कि इसमें जितने सारे फूड हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, इनपुट्स परचेस करते हैं, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया फार्मर से, वहाँ पे एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज होती है, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आजकल के ज़माने में आप लोगों को पता है, ये हेल्थ में कितना बड़ा कंसर्न क्रिएट कर रहा है, और ये कितना बड़ा हेल्थ को डेटेरियोरेट कर रहा है, आप लोगों को सभी को पता है, जिसके वजह से ये कंसर्न बन चुका है आज के ज़माने में। सेकेंड चीज़ ये है कि जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड नहीं होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जो चिप्स वगैरह आता है, या फिर जितना भी बच्चों के लिए आता है खाना वगैरह, उसमें आप न्यूट्रिशनल क्वालिटी देखेंगे, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता। ट्रांसफैट होता है, शुगर होता है, और कार्बोहाइड्रेट होती है, डिफरेंट तरह की, जो कि न्यूट्रिशनली एक बैलेंस्ड फूड नहीं है, ठीक है। तो जिसके वजह से ये चिल्ड्रन को भी हेल्थ रिस्क क्रिएट कर सकती है, चिल्ड्रन को या फिर बड़े लोगों को भी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। और थर्ड जो चैलेंज ये है, पुअर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके वजह से इनएडिक्वेट प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कहीं ना कहीं एक चैलेंज क्रिएट करती है। हमारे पास सप्लाई चेन की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त नहीं है, जिसके वजह से, और वैल्यू एडिशन भी इतना अच्छा खासा ज़बरदस्त नहीं है हमारी प्रोसेसिंग में, लो वैल्यू एडिशन देते हैं, जिसके वजह से न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में इतना अच्छा खासा ये काम नहीं। फिर कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है, एक चैलेंज होती है कि कनेक्शन ठीक से प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग में कनेक्शन अच्छी खासी नहीं बन पाती, जो कि एक चैलेंज बनती है। फिर लो कंज्यूमर अवेयरनेस अच्छी खासी नहीं होती है, कि कंज्यूमर के पास सेवरल न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी को लेकर, क्वालिटी एस्पेक्ट को लेकर अच्छी खासी अवेयरनेस नहीं होती है कई बार, जो कि एक चैलेंजेस क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम कुछ मेजर चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि लिमिटेड एबिलिटी टू कंट्रोल क्वालिटी एंड सेफ्टी। देखिए, क्वालिटी एंड सेफ्टी सबको चाहिए होता है। एक प्रोडक्ट अगर प्रोसेसिंग होता है, जब भी हम बाहर से खुद खरीदना चाहते हैं खाने की प्रोडक्ट, तो हमेशा हमारा दिमाग में रहता है कि न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा हो, हमारे हेल्थ को ये ज़्यादा ख़राब ना करे। लेकिन क्या होता है, हर एक चीज़ की मतलब सब कुछ आप देखोगे, इसके पीछे वाला जो न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट की कंटेंट होती है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक लिखा रहता है। लेकिन फिर भी इतना सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद भी कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वैल्यू चेन में इन्वॉल्व होते हैं और करप्ट कर लेते हैं। कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट के लोग होते हैं जो कि वैल्यू चेन में घुसकर उसको अडल्टरेट कर लेते हैं, जैसे कि मिल्क अडल्टरेशन। इसके बारे में तो आपने सुना होगा बहुत बार कि मिल्क में कुछ मिला देते हैं, पाउडर वगैरह, कभी कभी यूरिया वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कार्बाइड, जो फ्रूट राइपनिंग करने के लिए कार्बाइड भी कभी कभी यूज होती है। और ये थोड़ी सी एग्जाम्पल है, लेकिन इसके इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि
अडल्टरेशन की सेगमेंट में आती है, जिसके वजह से क्वालिटी कंट्रोल ठीक से नहीं हो पाती, एक चैलेंज बन जाती है हमारे लिए फूड प्रोसेसिंग करना। फिर इनफ डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को लेकर कुछ ऐसा रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक अच्छी खासी, कि प्रोग्रेस भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक होता है, जैसे कि एफपीआई जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कस्टमर डिमांड भी बढ़ रही है, कस्टमर धीरे धीरे आवर हो रहे हैं, तो इनके इस सब चीज़ों के लिए उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट चाहिए वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कभी काफ़ी बार रेलवेज, एयरवेज जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, वहाँ पे भी सपोर्ट आने की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभी ये नहीं आ पाती, जिसके वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाती है। अनस्किल्ड मैन पावर भी एक चैलेंज होती है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है, जो नहीं मिलती। और फूड वेस्टेज भी काफ़ी बार होती है, जो कि मार्केटिंग चैलेंज भी बन जाती है। फिर लो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इन सर्टेन सेक्टर, जैसे कि फिशरीज में 8% प्रोसेसिंग होती है, पोल्ट्री में 6% प्रोसेसिंग होती है, हॉर्टिकल्चर जो फूड होती है, फ्रूट वेजिटेबल्स, वहाँ पे 2% होता है प्रोसेसिंग। एंड कुछ फ्रूट्स एंड ग्रेन्स होते हैं जहाँ पे लो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है इंडिया में, जिसकी वजह से ये एक चैलेंज बन जाती है। फिर इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लॉज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की, तो उसको क्वालिफ़ाई करके आकर फूड प्रोसेसिंग बनाना, ये भी एक बहुत ही मतलब एक हेक्टिक हो जाती है चीज़ें, बहुत ही टैंगल्ड हो जाती है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर हमारे इंडिया में बहुत सारे स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है। बहुत सारे लोग छोटे-छोटे एरिया में प्रोडक्शन करते हैं, जो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लो फार्म प्रोडक्टिविटी होती है ड्यू टू लैक ऑफ यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनरीज एंड एडवांस जो होती है केमिकल फर्टिलाइजर्स। फिर हाई सीजनलिटी मतलब क्या होता है कि कई बार जो धूप बहुत ज़्यादा हो गया, समर सीजन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, कभी कभी रेनी सीजन इतना इम्पैक्ट डाल रहा है कि फ्लडिंग जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो जितने सारे प्रोडक्शन होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से एक चैलेंज बन जाती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। और जो लास्ट जो चीज़ है वो है लैक ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्शन। इंडिजिनस प्रोडक्शन क्या, कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होती है, मैक्सिमम इक्विपमेंट हमें इंपोर्ट करना होता है। हम डिपेंडेंसी है अलग कंट्री के ऊपर कि हमें इंपोर्ट किया जाए, लेकिन हमारे इंडिया में जो प्रोडक्शन होनी चाहिए इस मशीनरी की, इक्विपमेंट की, जिसके वजह से फूड प्रोसेसिंग हो सकता है, ये अभी अच्छी खासी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इनोवेशन भी इतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है इंडिया में, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज बन जाती है। ठीक है, अगर हम इसका सजेशन के बारे में सोचें कि क्या सजेशन हो सकता है इस चैलेंजेस के, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि स्टोरेज कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंक्रीज करना होगा। डेवलप्ड एग्रीकल्चरल फैसिलिटी विथ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच लीड टू द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टेपल फूड क्रॉप्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप क्रिएट्स लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो क्या हुआ कि हमें एग्रीकल्चरल फैसिलिटी, डेवलप एग्रीकल्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करनी होगी, जिसके द्वारा क्या होगा कि हमारा जो स्टेपल फूड क्रॉप, हम जो सिर्फ राइस, व्हीट, कॉर्न, ये सब के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, ये थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है डिफरेंट क्रॉप पैटर्न को। डिफरेंट हम जैसे मिलेट को धीरे धीरे अडोप्ट कर रहे हैं, डिफरेंट पल्सेस को धीरे धीरे अडोप्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकता है, और जिसके वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, फिर कंट्रैक्ट के फार्मिंग को प्रमोट करना होगा, जिसके वजह से एक मॉडल कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना था 2018, जिसके हिसाब से द कंट्रैक्ट विल स्पेसिफाई द, जो कि क्वांटिटी स्पेसिफाई करेगी, क्वालिटी स्पेसिफाई करेगी एंड प्राइस ऑफ प्रोड्यूस बीइंग सप्लाइड। जैसे कि देखिए, आप एक फार्मर को कंट्रैक्ट कर ले, जैसे कि एक मान के चलिए आप एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना रहे हैं आलू की, आलू चिप्स बनाने वाले हो, तो आप क्या करोगे, आपके एरिया में या फिर आपकी जितने सारे रीच में जो भी लैंड है, वो फार्मर को आप कंटैक्ट करोगे और उसके साथ एग्रीमेंट बनाओगे कंट्रैक्ट फार्मिंग की, कि आपके लैंड पे मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, सब कुछ इनपुट वगैरह दूंगी, लेकिन मुझे इतना प्रोडक्शन चाहिए।
ठीक है, अच्छी खासी क्वालिटी वाला। तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, क्वांटिटी भी हमें इतना क्वांटिटी की चाहिए, इसके वजह से हमें बार-बार सुपरवाइज़ करना होगा क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी भी मेंटेन करने के लिए। तो उसके साथ एग्रीमेंट पहले से ही हो जाती है, इतना क्वांटिटी के लिए मैं इतने पैसा आपको दूँगा। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती है, जो कि फार्मर को एक शील्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो प्राइस वोलेटिलिटी होती है मार्केट में और क्वालिटी कमिटमेंट होती है, और जिसके साथ फार्मर को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। ये एक सजेशन हो सकती है। फिर स्किल इज़ रिक्वायर्ड टू 2 लेवल्स, स्किलिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि फास्ट एट द फार्म गेट इन प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। दो तरह से हम स्किल को डेवलप करवा सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोडक्शन होके फार्म गेट तक पहुंचने के लिए एक हम स्किल की उस कैटेगरी की स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और सेकेंड जो है प्रोसेसिंग में जो जो एक्टिविटीज़ चाहिए होता है, उसको लेकर जो भी स्किल्स चाहिए होता है उसको हम डेवलपमेंट के लिए फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेनिंग वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करें तो भी अच्छा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी ये थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। स्लॉटर एनिमल रूल्स ये एक फ्रेम्ड होना चाहिए इन ए कंप्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। किस तरह की एनिमल को स्लॉटर किया जाए, कितने दिनों तक उसे स्टोर किया जाए, कौन सी केमिकल यूज होगा, ये सारे एक फ्रेम्ड कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर आना चाहिए। फिर सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन शुड बी अपडेटेड। जो ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा हुआ था पर्टिकुलरली हाइब्रिड हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को लेकर, व्हीट एंड राइस को लेकर, वो थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए विथ डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी। डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इंक्लूड करके आप डिफरेंट फर्टिलाइजर हो या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, कुछ भी हो के सेकेंड तरह की ग्रीन रिवोल्यूशन को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, सॉरी, वी हैव टू एनकरेज द डोमेस्टिक स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री। मतलब हमें इंटरनेशनल कंपनीज के ऊपर ज़्यादातर इंडिपेंडेंसी ना होकर हम खुद के अपने डोमेस्टिक स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। फिर देयर शुड बी सेंटर ऑफ एक्सलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन अच्छी खासी रहनी चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सलेंस होनी चाहिए फूड प्रोसेसिंग को लेकर। फिर शुड हैव मोर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहना चाहिए, जैसे कि अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स जो भी है उनको किस तरह की स्किल दिया जाए, किस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाए, उसके ऊपर एक ट्रेनिंग होना चाहिए ऑल स्टेट में। ठीक है, स्कॉलरशिप भी इसमें प्रोवाइड करना चाहिए जो कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं। फिर न्यू टेक्नोलॉजी को अपडेटेड करना चाहिए इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड स्किल डेवलपमेंट शुड बी गिवन इन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। हमेशा जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया गया है इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर। इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए क्या हमारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। तो अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ मेजर क्रॉप्स एंड कमोडिटीज़ इन इंडिया, जो कि ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है ये ICAR के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। कितने सारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं हमारे इंडिया में मेजर क्रॉप्स की और कमोडिटीज़ जो भी यूज होते हैं खाने पीने की, उसका एक असेसमेंट किया जाता है ICAR के द्वारा और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट देखिए ये एक रिपोर्ट दिया गया है, जैसे कि सीरियल्स हमारे क्यूमुलेटिव वेस्टेज होता है 4.65 टू 5.99, लगभग 4.5 टू 6% तक हमारे सीरियल्स वेस्टेज होते हैं। पल्सेस उसी तरह से 6.36 से लेकर 8.41 तक परसेंटेज वेस्ट हो जाता है। ऑयल सीड जो होता है क्रॉप वो 3.08 से 9.96, मतलब लगभग 10% तक ऑयल सीड भी वेस्टेज हो जाता है। फिर फ्रूट वेजिटेबल्स, इसके तो बात मत ही किया करिए, ये तो 5 से लेकर 16% तक ये वेस्टेज होता है, क्योंकि ये बहुत पेरिसेबल प्रोडक्ट है ना। तो आप अगर कुछ 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर उसको यूज़ ना करें तो कहीं ना कहीं ये वेस्टेज हो जाता है। फिर मिल्क जो कि बहुत ही कम वेस्टेज होता है 0.92,
फिशरीज, जो इनलैंड फिशरीज होती है, रिवर वगैरह पॉन्ड वगैरह से निकलते हैं, उसका 5.23% वेस्टेज होता है। फिश जो मेराइन से जो फिशरी निकलती है वो लगभग 10.52% वेस्टेज होता है। मीट 2.71 और पोल्ट्री 6.74% वेस्टेज हो जाता है। तो कितने सारी चीज़ें हमारा वेस्टेज में जाता है, आप लोग देखिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MOFPI, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है PMKSY, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। ठीक है, इसको याद रखना है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्री वेस्ट, कि एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना है जिसके द्वारा प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ेगा, मॉडर्नाइजिंग प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग को मॉडर्न तरीके से करना है, और किसी भी तरह हमारे जो वेस्टेज हो रहे हैं एग्रीकल्चर के उसको डिक्रीज करना है। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इस स्कीम के अंदर बहुत सारे स्कीम है। ठीक है, बहुत सारे स्कीम इस स्कीम के अंदर हमारे इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि जो 41 मेगा फूड पार्क्स बनाया गया है, इसके अंदर 376 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन सुविधा दिया गया है, वैल्यू एडिशन प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी दिया गया है, 489 क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है, 79 इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाया गया है, स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इसका भी क्रिएशन हुआ है, फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर भी काम किया गया है, और ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी काम किया गया है। ठीक है, तो और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात करें तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया है अंडर ऑटोमेटिक रूट, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप डायरेक्टली आके ऑटोमेटिक रूट में 100% मतलब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। दो फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसके बारे में डिटेल्स में हम और एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सब कुछ डिस्कशन कर लेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाता है, और एक मेरा तो हर एक वीडियो लेंथी हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, जिसमें माइक्रो फूड प्रोसेसिंग को एंटरप्राइज करने के लिए स्कीम होता है PMFPM, ये दोनों को मॉडर्नाइज करना है और सपोर्ट करना है, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ को सपोर्ट करना है। ये दो फ्लैगशिप प्रोग्राम इसके अंडर जाता है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। कुछ अदर इनिशिएटिव जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रमोट करती है। नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, ये इसके द्वारा गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उन्होंने लॉन्च किया है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन थ्रू, मतलब बहुत जितने सारे स्टेट होते हैं और यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड स्कीम, जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रिलेटेड स्कीम है उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और इसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, मतलब सेंटर इसके ऊपर ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होगी, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। स्टेट अपने स्टेट के हिसाब से उसको रेगुलेट करेगी। टू इम्प्रूव मिनिस्ट्रीज आउटरीच इन प्लानिंग, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। ठीक है, ये डिफरेंट मिनिस्ट्री की किस तरह से प्लानिंग होगी, सुपरविजन किस तरह से करेगी, मॉनिटरिंग किस तरह की होगी, वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसी फॉर्मेशन की, ये डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये इसको इम्प्रूव करेगी। ठीक है, फिर और एक इनिशिएटिव है कि लाइसेंसिंग को एग्जेम्प्ट किया जाता है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को लाइसेंसिंग अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, इसके अंडर से मतलब एक्सटेंड किया जाता है लाइसेंस में, ईजिंग रेगुलेटरी बर्डन्स फॉर बिजनेस। तो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो डिफरेंट बर्डन आ जाता है, रेगुलेटरी बर्डन्स, उसको एग्जेम्प्ट करने के लिए ये एक छोटा सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। ठीक है, और कुछ इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि निवेश बंधु इन्वेस्टर्स पोर्टल, जिस पोर्टल के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स वगैरह है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर, उसके
उसके इंफॉर्मेशन वगैरह उस पोर्टल में अवेलेबल होता है, कोई भी जाकर उसके देख सकता है, इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। फिर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके द्वारा बैंक्स और एमबीपीएस जो भी होते हैं, एनबीएफसीज, वो लोन प्रोवाइड करते हैं 1 लाख करोड़ तक, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्टार्टअप करेंगे या फिर उसमें ज़रूरत होगी तो वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि वेयर हाउस अगर किसी को बनाना होता है या फिर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ किसी को बनाना होता है, तो ये सारे सुविधा प्रोवाइड किया जाता है। फिर एक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी होता है, 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पॉलिसी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, उनका कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा इसको बनाया गया था कि असिस्ट एक्सपोर्टर्स इन एड्रेसिंग जो सैनिटरी और फाइटर सैनिटरी इश्यूज होते हैं हमारे एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये एक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में बनाया गया था, जिसके द्वारा थ्रू बॉडीज लाइक एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको अपेडा बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। ये फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्ट होता है हमारा, इसमें इसके द्वारा ही होता है। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसका एफएसएसआई बोलते हैं, जो फूड सेफ्टी को स्टैंडर्डाइज करता है। जितने सारे हम प्रोसेस फूड खरीदते हैं उसके पीछे वाले हिस्से में एफएसएसआई के द्वारा एक मार्क दिया जाता है, इसको आप देखे होंगे। ये एफएसएसआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसके द्वारा क्या होता है, इस पॉलिसी के दौरान जो प्रोसेसिंग सेक्टर में कॉस्ट कंप्लायंसेस होती है, इसको रिड्यूस करना इसका एम होता है। और ये भी और एक चीज़ एम्फासाइज करता है कि हमारे जो इंडिया के एथनिक प्रोडक्ट, जो परंपरागत प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारी कैंड इंडियन कोजिन लाइक सरसों का साग, ठीक है, आगरा का पीठा, हैदराबाद की बिरयानी, ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ये एथनिक प्रोडक्ट है हमारे। बहुत ही दिनों से ये चीज़ चली आ रही है। तो इसको प्रमोट करना है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसकी ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग को भी प्रमोट करना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो फाइनली अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, किस तरह की वे फॉरवर्ड हो सकता है, कि गवर्नमेंट्स को एक डेवलप इंडस्ट्री बनाने के लिए, सो डेवलप इंडस्ट्री की इस तरह की इंडस्ट्री को डेवलप करना है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं, जो लोग स्मॉल स्केल से ट्राई करना चाहते हैं, अपना एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, वो इसमें भी इंटरेस्ट हो और बेनिफिट हो सके। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट मैक्सिमम उस लोगों के लिए ट्राई करती है जो बिग टिकट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग ज़्यादातर बहुत ही रिच होते हैं और उनके पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होती है फॉरेन मार्केट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की। बहुत बड़ी बड़ी लोगों को डोमेस्टिक मार्केट में जो भी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करने की पैसा होती है। वो तो हो गए बहुत रिच वाले कैटेगरी के लोग, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोग होते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री बनाकर अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत आसानी होनी चाहिए, आसान होना चाहिए। और इंडस्ट्री को उस तरह की इंडस्ट्री को उस तरह की डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट को ट्राई करके। ये एक चीज़ हो गया। और सेकंड चीज़ ये हो गया कि हमारे जो वैल्यू चेन, एंटायर फूड वैल्यू चेन, मतलब कस्टमर फार्म से लेकर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक अगर हम जाए और उसको मार्केटिंग करें, ठीक है, तब तक ना बहुत सारे मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इसके अंडर काम करती है। मतलब एक मिनिस्ट्री के अंदर फार्म प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक एक ही इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम होती है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, डिफरेंट लॉज के अंदर काम होती है। तो ये सारी चीज़ों की एक अलाइनमेंट होना जरूरी है, एक दूसरे के अंदर कोऑपरेशन होना जरूरी है, जिसके द्वारा क्या होगा, ये सब एक साथ अवेलेबल जो चीज़ें हैं उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस, क्वालिटी, सेफ्टी ऑफ फूड, ये सारी चीज़ों को इंश्योर करते हुए एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है, ताकि जो लोग इस सेक्टर में आते हैं, इस स्टार्टअप को करना चाहते हैं, वो कहीं पे बीच में उनको डीमोटिवेट ना फील हो कि यार छोड़ दीजिए, इतने सारे मिनिस्ट्री के साथ कौन काम करेगा, इतने सारे डिपार्टमेंट के हर्डल कौन से चलेगा हमें। लेकिन अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको इतना इंकरेजमेंट के साथ, उतना ही सपोर्ट के साथ, उतना अच्छी खासी
काम होनी चाहिए, मिलना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और थर्ड चीज़ है वो ये है कि ये जो फूड सिक्योरिटी, देखिए फूड प्रोसेसिंग मतलब क्या, आप एक फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर रहे हो। अब जो एसडीजी के जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जो फूड सिक्योरिटी का मिशन है, कहीं ना कहीं आप उसके लिए भी काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली हर एक तरह की ऑल स्टेक होल्डर्स, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स, इंडस्ट्री बॉडीज, एकेडमी, ये सबको कुल मिलाकर एक क्रूशियल रोल निभाना चाहिए, एक इनिशिएटिव साथ में मिलकर लेना चाहिए, ताकि क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो पाए और जो हमारे जो एम है सबको लेकर साथ में चलने की, एक हेल्दी वेल्दी सोसाइटी बनाने की, वो कहीं ना कहीं टारगेट अचीव हो पाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में हर एक चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि कुछ बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूशन है जिसका निकनेम मतलब हाँ शॉर्ट फॉर्म ये है और इसका फुल फॉर्म ये है। ये थोड़ा एग्जाम में कई बार आता है एमसीक्यूज में वगैरह में, तो आपको ये सारी चीज़ें याद भी रखनी होगी। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में निफ्टेम। आईजीपीपी उसका फुल फॉर्म है इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड। आईआईसीपीटी जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। एनबी एनएमपीपीबी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो कि प्रेजेंट स्टाटस एंड फ्यूचर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जिसका कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पे दिया है। एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है जो फैक्ट। इंडिया हैज ऑलरेडी विटनेस्ड द ग्रीन एंड वाइट रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड मिल्क। हम नेक्स्ट वाला स्लाइड में देखेंगे कौन कौन सी रिवोल्यूशन कौन कौन सी क्रॉप को लेकर बनाया हुआ है। नाउ द फोकस इज इन पिंक रिवोल्यूशन। जो पिंक रिवोल्यूशन जो है, जो मीट पोल्ट्री सेक्टर में हम किस तरह से रिवोल्यूशन बना सकते हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। इंडिया इज करेंटली वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है चाइना। वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम नंबर वन प्लेयर ऑफ द सेक्टर। तो ये जो है ये थोड़ा आपको याद रखना है। आपको एक काम करना है, जो भी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं या फिर एग्रीकल्चर ऑप्शनल ना भी हो, अगर आप नॉर्मली जीएस पेपर भी पढ़ रहे हैं तो आपने कई बार इस तरह के क्वेश्चन फेस किए होंगे। तो जीएस पेपर में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स में या फिर एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है जीएस में उसमें भी आ जाता है। तो देखिए पिंक रिवोल्यूशन जो है वो मीट और पोल्ट्री प्रोडक्शन से लिंक्ड है। रेड रिवोल्यूशन कहा जाता है मीट एंड टमाटो प्रोडक्शन को। राउंड रिवोल्यूशन बोला जाता है पोटैटो रिवोल्यूशन को। सिल्वर फाइबर जो रिवोल्यूशन है वो कटन रिवोल्यूशन को बोला जाता है। और सिल्वर फाइबर अगर हो तो कटन, ओनली सिल्वर हो तो एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, ठीक है। व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया मिल्क एंड डायरी प्रोडक्शन जिसके साथ ऑपरेशन फ्लॉड जुड़ा हुआ है, ठीक है। येलो रिवोल्यूशन हो गया ऑयल सीड की प्रोडक्शन। एवरग्रीन रिवोल्यूशन हो गया ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ग्रो एग्रीकल्चर। ब्लू रिवोल्यूशन हो गया फिश प्रोडक्शन को लेकर। ब्राउन रिवोल्यूशन हो गया लीदर एंड कोकोआ प्रोडक्शन को। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो कि जूट प्रोडक्शन को बोलते हैं। ओनली गोल्डन रिवोल्यूशन तो हो गया ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड हनी प्रोडक्शन। और हनी प्रोडक्शन ये दोनों अगर मिल, हनी प्रोडक्शन तो भी गोल्डन होगा, हॉर्टिकल्चर तो भी गोल्डन होगा। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया एग्रीकल्चर इन जनरल। तो ये सारे रिवोल्यूशन का आपको याद रखना है। तो इसमें यहीं पे हमारा ख़त्म होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो जिसको अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसमें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी डाला हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।